जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी के 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने वाले एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है। तो गाइज, अगर हम बात करें कि उस ग्रह की जो कठोर सतह वाला नहीं है तो वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं। तो गाइज, जो बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं वो पृथ्वी से पहले के जो दो ग्रह हैं वो बिना उपग्रह वाले हैं, जबकि पृथ्वी और पृथ्वी के बाद के सभी ग्रह जो सूर्य से दूर होते चले जाते हैं वो उनके पास एक ना एक उपग्रह कम से कम है। तो गाइज, अगर हम बात करें इसमें तो बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि पृथ्वी का भी उपग्रह है, मंगल का भी, बृहस्पति के भी 67 है और बाकी सब के भी मतलब उपग्रह हैं, जबकि इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह अवस्थित हैं। अवस्थित मतलब सिचुएटेड कौन कौन से ग्रह हैं पृथ्वी के दोनों तरफ। तो गाइस, अगर हम पृथ्वी से सूर्य की तरफ चलेंगे तो पृथ्वी के पास है शुक्र, और अगर पृथ्वी से हम दूर मतलब सूर्य से दूर की तरफ चलेंगे तो पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो गाइस, मंगल और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के दोनों ओर अवस्थित हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो गाइस, इसमें मंगल है वो भी ग्रह है, बृहस्पति वो भी ग्रह है और शनि वो भी ग्रह है। इसमें जो ग्रह नहीं है वो नहीं है सूर्य, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य एक तारा है ना कि एक ग्रह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस ग्रह को सांझ का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो गाइज, अगर हम बात करें कि सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सारे एक ही ग्रह के नाम हैं, और गाइज उस ग्रह का नाम है शुक्र, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सांझ का तारा भी इसे कहते हैं, चमकीला तारा भी इसे कहते हैं, और भोर का तारा भी इसे कहते हैं, और पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो गाइज, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह हमारा जो सौरमंडल में है वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। सबसे छोटा जो हमारा ग्रह है वो है बुध। तो गाइज, हमारी पृथ्वी का जो स्थान है वो स्थान है पांचवा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने वर्षों में करता है। तो गाइज, अगर हम बात करें यूरेनस की तो यूरेनस करता है 84 वर्षों में परिक्रमा पूरी। यूरेनस यानी अरुण, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो गाइज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। तो गाइज, जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है तो गाइज वो है अरुण और शुक्र, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुक्र ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। गाइज, केवल शुक्र और अरुण ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती हैं, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्थल मंडल का संबंध किससे है, यानी जो हमारा स्थल मंडल है उसे मतलब वो क्या चीज़ है, किसे हम स्थल मंडल कहते हैं। तो गाइज, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो पृथ्वी का जो पटल है जिस पे हम रहते हैं, जो भूपृष्ठ है उसे ही स्थल मंडल कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में किस दिशा में करती है। तो गाइज, जैसा अभी हमने बताया था कि पृथ्वी जो है वो अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। गाइज, इसे समझने का एक और तरीका भी है कि हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर उगता हुआ दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व है और इसी वजह से हमें सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है, ना कि पश्चिम से। गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं। तो गाइस, जो पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं वो होते हैं अपनी धुरी पर घूमने के कारण। यानी जो धुरी सूर्य की तरफ होती है तो गाइस वहाँ पे दिन होता है, और जो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है यानी जो ढका हुआ रहता है वहाँ पे रात होती है। तो गाइस, इसका है ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात होते हैं।
तो गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर घूर्णन अवधि कितनी है। तो गाइज अपनी धुरी पर घूमने की जो अवधि है पृथ्वी की, वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी के केंद्र की परतों का क्रमागत विन्यास किस रूप से है, यानी अगर हम पृथ्वी के पटल से केंद्र की ओर चलेंगे तो वो किस विन्यास में रहती हैं। तो गाइज इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो होगा सियाल, सीमा और निफे, यानी ऑप्शन ए। यानी सबसे पहले जो परत है वो सियाल यानी SI और AL की है, उसके बाद सीमा और उसके बाद NiFe यानी पृथ्वी के पटल की तरफ जाके लोहा और निकेल की परत है। तो गाइज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सियाल, सीमा, निफे। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि दुर्बलता मंडल एथिनोस्फीयर कहाँ स्थित है। तो गाइज जो एथिनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल है वो है मेंटल के ऊपर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो पृथ्वी की परतें होती हैं उनमें एक परत है मेंटल, उसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल या एथिनोस्फीयर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी यानी अपसौर स्थिति कब होती है। तो गाइज एक साल में दो स्थिति ऐसी आती हैं जिसमें सूर्य पृथ्वी के एक में सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है और एक में सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो गाइज सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी की उस अवस्थी को कहते हैं उपसौर, यानी सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है 3 जनवरी। और गाइज जो सबसे ज़्यादा दूर होता है वो होता है 4 जुलाई, यानी ऑप्शन ए। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं अपसौर स्थिति। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने से क्या परिवर्तित होता है। तो गाइज सूर्य जब के चारों ओर जो पृथ्वी परिवर्तन मतलब घूमती है, तो गाइज उसकी वजह से परिवर्तित जो होती हैं वो होती हैं ऋतुएं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ऋतुएं परिवर्तित होती हैं सूर्य पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो गाइज अगर हम बात करते हैं ज्वार भाटा की, तो उसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि लघु ज्वार कब उत्पन्न होते हैं। लघु ज्वार मतलब छोटे ज्वार कब उत्पन्न होते हैं। तो गाइज वो होते हैं प्रत्येक सप्तमी और अष्टमी को। चंद्रमा की जो तिथियां हैं जिनमें सप्तमी और अष्टमी आती हैं उन्हें लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं, और अमावस्या और पूर्णिमा को वृहत ज्वार उत्पन्न होते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा व्रत कौन सा है। तो गाइज अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा व्रत है तो वो है भूमध्य रेखा। गाइज जैसा इसके नाम से पता है कि भूमध्य यानी पृथ्वी के जो मध्य में से निकल रही है। जैसा हमें पता है पृथ्वी अंडाकार है और सबसे बड़ा व्रत वही होगा जो पृथ्वी के केंद्र से निकलेगा। तो गाइज इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है। तो गाइज पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में लगते हैं 4 मिनट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो गाइज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 डिग्री देशांतर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी मानक समय अंतर्राष्ट्रीय समय से कितना आगे है। तो गाइज भारत का जो मानक समय है वो अंतर्राष्ट्रीय समय से 5 से 1/2 यानी 5.5 घंटा आगे है। गाइज उसका कारण है कि जो हमारे यहाँ पे ग्रीनविच मीन लाइन जो गुजरती है वो 82.5 डिग्री ज़्यादा है मीन लाइन से। तो गाइज 15 डिग्री में 1 आवर होता है, उस वजह से गाइज हमारा 82.5 में 5 इंटू मतलब 5.5 घंटे हो जाएंगे, और 5.5 घंटे हमारी जो रेखा है वो सबसे आगे है, और गाइज ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र गोलार्ध में कहाँ स्थित होता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो गोलार्ध में स्थित होता है तो होता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाद्वीपों का निर्माण किस कैसे हुआ। गाइज अगर हम बात करें कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, तो गाइज वो हुआ है बेसाल्ट की चट्टानों से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि महाद्वीपों का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। गाइज हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें ये सभी प्रकार की चट्टानें और पर्वतों के बारे में हम बताएंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल से जुड़े रहें
क्योंकि आने वाले टाइम में हम सब्जेक्ट वाइज स्टडी करने वाले हैं सीजीएल के लेवल और एनटीपीसी के लेवल की। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो गाइज अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला जो है, तो गाइज वो है एंडीज पर्वतमाला। गाइज आप सबको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है। गाइज आप आंसर नहीं देते हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आंसर दिया करें। अगर आप नहीं बताएंगे कल मैं इसका डिस्कस करूंगा कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर मैं बता दूंगा। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। तो गाइज यूरोप और एशिया के मध्य जो सीमा बनाता है वो पर्वत है यूराल और काकेकस पर्वत, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गाइज हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन इससे हमारा है कि रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं। तो गाइज रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वलित मतलब मोड़दार पर्वत। तो गाइज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चक्रवात कब उत्पन्न होता है। तो गाइज चक्रवात तब उत्पन्न होता है जब उसके केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो उसका केंद्र है उसमें एकदम कम दाब होता है और जो उसके चारों ओर का क्षेत्र है उसमें उच्च दाब होता है, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूकंप को किस उपनाम से जाना जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें भूकंप की, तो भूकंप को जाना जाता है कंपन यानी ट्रेमर के नाम से, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि भूकंप को ट्रेमर या कंपन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि ज्वालामुखी के उद्गार मुख को क्या कहते हैं। तो गाइज ज्वालामुखी के उद्गार मुख को कहते हैं क्रेटर, यानी ऑप्शन डी कि ज्वालामुखी का जो उद्गार की जगह होती है गाइज उसे बोलते हैं क्रेटर। इससे अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूकंप की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ होती है। तो गाइज कई बार इसका आंसर अधिकेंद्र लगा देते हैं, लेकिन गाइज अधिकेंद्र वो जगह होती है जिसके ठीक नीचे भूकंप का केंद्र होता है, जहां से भूकंप ओरिजिनेट हुआ होता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक ऊपर उस जगह को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भूकंप केंद्र से। जो भूकंप की उत्पत्ति होती है वो भूकंप केंद्र से होती है, ना कि भूकंप के अधिकेंद्र से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कीटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो गाइज अगर हम बात करें कीटोपैक्सी की तो वो है इक्वेडोर में स्थित, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कीटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूकंप को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो गाइज भूकंप को मापने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है। तो गाइज जो तट पे अधिक बल के साथ जो भूकंपीय सागर तरंगें पहुंच जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं सुनामी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये समुद्र में उत्पन्न होने वाली वो तरंगें हैं जो तट तक अधिक बल के साथ पहुंच जाती हैं। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है। तो गाइज ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वी के 70% जो एरिया है उस पर जल पाया जाता है। तो गाइज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जय हिंद गाइज। बस गाइज आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे। आप सब वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।